Bismillahirrahmanirrahim. Question number 35. Stimulus is necessary for response in a classical conditions. ये ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम ना थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टिमुलस क्या चीज है। Stimulus is anything that can trigger a physical or behavioral change। यानी कि एक स्टिमुलस एक ऐसी चीज है जो आपकी फिजिकल और बिहेवियर में तब्दीली लाता है। द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस इज स्टिमुली, के जो इसका स्टिमुलस का जो प्लूरल है, जमा फॉर्म है, वो स्टिमुली है। स्टिमुली कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। स्टिमुली जो है ना वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी, ये बात अपने याद रखनी है। नेक्स्ट है कि स्टिमुलस इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज चेंज और रिएक्शन इन द बॉडी। यानी कि बॉडी में कोई तब्दीली आती है स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल स्टिमुली दैट कम फ्रॉम इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म सच एज पेन एंड हंगर। अब देखें इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल जो है ना वो ऑर्गेनिज्म या जानदार के अंदर मौजूद होता है। एक्सटर्नल जो है ना स्टिमुली वो जानदार के बाहर से या बैरूनी एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल करता है। अब स्टिमुली इंक्लूड, इनमें स्टिमुली देखो क्या चीज होती है। इरिटेंट्स, साइट्स, स्मेल्स, साउंड्स, टेम्परेचर, ये तमाम चीजें जो है ना ये स्टिमुली हैं। ये इंसान के बिहेवियर, जिसमें फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल जो मतलब चेंज आती है वो स्टिमुलर के जरिए आ जाती है। आप देख लें स्टिमुलस से मिलता जुलता एक लफ्ज है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट जो है ना ये स्टिमुलेंट इज ऑफन अ केमिकल और ड्रग दैट इंक्रीजेस एक्टिविटी। यानी कि किसी भी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक ड्रग का काम करता है, केमिकल का काम करता है, इसको स्टिमुलेंट कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक है स्टिमुलस। स्टिमुलस का देख लें यही है जो मैंने बताया आपको कि समथिंग दैट राउजेस और स्टर्स टू एक्शन और इंसेंटिव। यानी कि कोई भी एक्शन करने का मतलब या मुतहर्रिक करने का कोई ऐसा जरिया जिससे कुछ चीजें मुतहर्रिक होती हैं। अच्छा, इसका उर्दू मीनिंग देख लें। स्टिमुलस का जो उर्दू मीनिंग है वो इश्तिआल, तहरीक या मुतहर्रिक। अब इसमें देखिए काफी सारे मतलब आपको इसमें एक आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। उसमें यह है कि सिनोनिम्स इसके क्या बन जाएंगे। सपोर्ट, स्टिमुलेंट, इनकरेजमेंट, इम्पिटस, बूस्ट, प्रॉम्प्ट, प्रूड या इंसेंटिव, ये इसके क्या चीज है, ये इसके सिनोनिम्स हैं स्टिमुलस के। जिससे आप, ये स्टिमुलस वैसे नाउन होता है, इसको नाउन मतलब ये बनेगा। और इसके एंटोनिम जो है ना वो डिटेरेंट या डिस्करेजमेंट, ये आपने याद रख लेना अच्छे तरीके से। साइट, विजन, साउंड, हेयरिंग, स्मेल, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, गस्टेशन एंड टच, टेक्टाइल परसेप्शन, ये सारे स्टिमुली हैं। ये मतलब स्टिमुली का काम करते हैं। अब है यानी कि किसी भी चीज के मुतहरिक होने का काम करते हैं, यानी कि एक्शन का काम करते हैं। अब इंटरनल स्टिमुलस और एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये मैंने एक साथ चार्ट भी अटैच किया है, ये आपने याद कर लेना है, इसको देख लेना है। देखिए चेंज फ्रॉम इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, कि जानदार के जो अंदरूनी सतह पर जो तब्दीली मतलब आती है उसे मतलब इंटरनल स्टिमुलस कहते हैं। फीलिंग हंग्री और थर्स्टी, भूख या प्यास प्यास महसूस करना। इन इंजेस्टिंग बैड फूड, फूड पॉइजनिंग, के कोई फूड मतलब आपने एक ऐसी खा ली है कि जिससे मतलब अच्छी फूड नहीं थी, उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। जर्म्स, नीडिंग टू यूरिनेट, नीडिंग टू स्नीज, यानी कि यूरिनेट करने के लिए, स्नीज करने के लिए, फैटीग, टायर्डनेस जो आ जाती है, थकावट आ जाती है, ये क्या चीज है, ये इंटरनल स्टिमुलस है। एक्सटर्नल स्टिमुलस देख लें, चेंज फ्रॉम आउटसाइड एन ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों के बैरूनी माहौल से जो मतलब क्या होता है, ये बैरूनी मतलब जो तब्दीलियां आती है उसमें देख लें। टचिंग अ हॉट स्टव, कि हॉट स्टव को गर्म चूल्हे को टच करना। हेयरिंग अ लाउड साउंड को सुनना। प्रीडेटर्स, फाइट और फ्लाइट,
फाइट क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स नेचुरल रिएक्शन टू फाइट अनदर व्हेन स्केयर्ड, यानी कि जब खौफ ज्यादा होता है तो क्या करता है? वो लड़ता है फितरत के साथ। फ्लाइट ऑर्गेनिज्म नेचुरल रिएक्शन टू रन अवे फ्रॉम फियर, या खौफ या मतलब खतरे से क्या होता है? इंसान क्या करता है? भाग जाता है, ऑर्गेनिज्म जो है ना उससे भाग जाता है। तो ये चीजें हैं, जैसे कि फर्ज करो एक डॉग बैठा हुआ है और आप जा रहे हैं, तो डॉग जैसे ही आपके पीछे लगेगा, डॉग स्टिमुलस है, और जैसे ही वो आपके अंदर खौफ पैदा होगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका दौड़ने वाला रिएक्शन होगा, और मतलब जो रिएक्शन होगा वो रिस्पॉन्स होता है। और जो ये डॉग है जिसे जो आपको काटने के लिए दौड़ता है, ये क्या होता है? ये होता है स्टिमुलस। टेम्परेचर और हीट, कोल्ड वगैरह, ये तमाम चीजें जो है ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टिमुलस का जो अपोजिट होता है वो है रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स क्या चीज होती है? अब देख लेते हैं रिस्पॉन्स। द टर्म रेस्पॉन्स इन साइकोलॉजी रेफर्स टू अ बिहेवियर दैट वाज रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस की नतीजे में जो रिस्पॉन्स आता है, मतलब जो बिहेवियर आपका तब्दील होता है, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। मैंने जैसे डॉग की मिसाल दी कि डॉग बैठा हुआ है और आप गुजर रहे हैं, जब वो आपके अंदर खौफ है कि डॉग काट ना ले आपको, तो डॉग स्टिमुलस है और आपका रिएक्शन खौफ के तौर पे क्या होता है? आप उसको देख के दौड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई चीज उठाकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल Pavlov's famous dog experiment shows the relationship between a stimulus and response. Pavlov would ring a bell every time before feeding his dog, which caused the dog to respond by salivating. अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज है कि पेवलोव ने एक डॉग की मिसाल दी है। उसने कहा कि जब भी वो डॉग को उसने खाना देना होता है तो सबसे पहले बेल बजाता है, जिससे डॉग के जो है ना मुंह से वाटरिंग या पानी या सालिवेशन आना शुरू हो जाता है। तो जब भी वो खाना खिलाता है उससे पहले घंटी बजाता है। वो घंटी जो है ना वो इस चीज का रिस्पॉन्स दे रही होती है कि अब डॉग ने क्या करना है? उसको खाना मिलना है, तो डॉग उसका रिस्पॉन्स कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो घंटी बजाता है, बेल बजाता है, तो डॉग के मुंह से जो है ना सालिवेशन आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि डॉग को पता लग जाता है कि अब मुझे खुराक मिलने वाली है, तो वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो इस तरह खुराक जो है वो मतलब उसके लिए एक स्टिमुलस है, लेकिन इसमें स्टिमुलस काम करेगी बेल। बेल एक स्टिमुलस है जो क्या करती है? बजती है, और इससे फिर क्या होता है? उसको पता लगता है डॉग को, उसको रिस्पॉन्स कर देता है, और उसके मुंह से क्या आना शुरू हो जाता है? वाटर आना शुरू हो जाता है। अब इसमें देख लें कि मेन डिफरेंस क्या है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस and response is that a stimulus is an event or condition. Stimulus जो है ना वो एक event और condition है which initiates a response, जो क्या करता है? वो रिस्पॉन्स पैदा करता है। वेयर इज रिस्पॉन्स इज द ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का जो जानदार का जो रिएक्शन है वो स्टिमुलस की तरफ होगा। इसका मतलब है कि एक चीज है और एक एक्शन है, उसका रिएक्शन है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इस तरह हर स्टिमुलस का उसका रिस्पॉन्स होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुली एंड देयर रिस्पॉन्सेज। यू आर हंग्री सो यू ईट सम फूड, देखिए आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, आपका रिस्पॉन्स ये होता है। अब हंगर जो है ना इसमें ये स्टिमुलस है, और फूड जो है ना क्या होता है? ये आपके खाना, इनके खाना, ईट फूड खाना, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। अ रैबिट गेट्स स्केयर्ड सो इट रन्स अवे, तो क्या होता है कि रैबिट जो है ना स्केयर है, उसे खौफ महसूस होता है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? वो भाग जाता है। यू आर फीलिंग कोल्ड सो यू पुट ऑन अ जैकेट, आपको क्या होता है? सर्दी लग रही है तो आप क्या करते हैं? जैकेट पहन लेते हैं। अ डॉग इज अ हार्ट डॉग इज इन अ हार्ट सो लाइज इन द शेड, तो क्या होता है? डॉग जो है ना वो क्या करता है? गर्मी महसूस करता है तो क्या करता है? वो शेड के नीचे चले जाता है। इट स्टार्ट्स रेनिंग सो यू टेक आउट एन अम्ब्रेला, बारिश शुरू होती है तो क्या करते हैं? और आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आपका रिस्पॉन्स ये होता है कि आप अम्ब्रेला ले लेते हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। अब देख लेते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक स्पेस होती है। उस स्पेस में क्या होता है कि फ्रीडम होती है और पावर होता है,
चूज करने के लिए। अब यही हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ये हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस का जिम्मेदार होता है। इसी वजह से हमारी क्या होती है, ग्रोथ या हैप्पीनेस इस पे शामिल होती है। तो इस तरह आप देख लें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ये एक चार्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, इंशाल्लाह ये आपको ना फायदेमंद होगा। अब देखिए स्टिमुलस एक तरफ है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये तब्दीली होती है। अच्छा, रिस्पॉन्स में क्या होता है, एनी बिहेवियर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलस की वजह से पैदा होता है, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। नेक्स्ट है एन इवेंट और कंडीशन विच इनिशिएट्स रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस एक ऐसा इवेंट या कंडीशन होती है जिससे रिस्पॉन्स शुरू होता है। ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन टू दिस स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो रिएक्शन होता है वो स्टिमुलस के लिए होता है। अच्छा, ये है वेरीज बाय इट्स टाइप, इंटेंसिटी, लोकेशन एंड ड्यूरेशन। स्टिमुलस कहीं भी हो सकता है, वो इंटेंसिटी में भी हो सकता है, लोकेशन उसकी हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकता है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स जो है ना कैन बी ईदर सेलुलर, फिजिकल और बिहेवियरल, ये तमाम किस्म का हो सकता है। फिर है स्टिमुलस जो है ना वो क्या आता है, स्टिमुलस जो है ना अफेरेंट और सेंसरी नर्व्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस कोरस्पॉन्डिंग टू दी स्टिमुलस सिक्योर। अच्छा, उसके बाद है ये रिस्पॉन्स एफरेंट और मोटर नर्व्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस करस्पॉन्डिंग टू द रिस्पॉन्स। यानी कि जो इंसान का नर्वस सिस्टम है स्टिमुलस को देख के मतलब उसके क्या होता है, वो उसे अफरेंट करता है, सेंसरी नर्व जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो मतलब मोटर नर्व्स होती हैं उसमें जो है ना वो रिस्पॉन्स के जरिए वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और याद रखें स्टिमुलस जो है ना ये एक्टिव इसमें आ जाएगा, सॉरी पैसिव आ जाएगा। पैसिव मतलब इसमें जो मतलब ऑर्गेनिज्म है वो पैसिव होता है, और रिस्पॉन्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव होता है। नेक्स्ट देखिए, nerve impulses corresponding to the stimulus transmit toward the central nervous system। और रिस्पॉन्स में क्या होता है, नर्व इम्पल्सिस corresponding to the response transmits from the central nervous system। और नेक्स्ट देख रहे हैं सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आईज, ears, nose, tongue, skin and internal sensory system are responsible for detecting stimuli। और इफेक्टर organs including muscles in the internal organs and hands and legs are responsible for reacting to stimulus। अब देखिए ये चीजें आपने याद रखनी है कि सेंसरी ऑर्गन जो है ना, आईज, एयर्स, नोज, टंग, स्किन, इंटरनल सेंसरी सिस्टम, ये स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं, और जो रिएक्शन होता है वो मतलब इसमें मसल्स हो गए, वो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो सकते हैं, और हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ये एक चार्ट है, मैंने इसके साथ अटैच किया है पिक के साथ, तो आप इसको देख के आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या फर्क है और स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या रोल है। अगर मैं आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स पहले ना पढ़ाता तो आपको समझना आती। अब देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एवियन पेवलोव इन अर्ली 1900s। यानी कि क्लासिक कंडीशनिंग को पेवलोव ने मुतारिफ कराया है 1900 में। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज फाउंडेड बाय बीएफ स्किनर इन 1938। अब देखो, अब यहाँ पर दो बातें आपको मतलब पता चल गई कि पेवलोव रिलेटेड है क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ और 1900 में, और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये रिलेटेड है बीएफ स्किनर के साथ 1938। ये आपके दो या तीन एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। इसमें रजामंदी नहीं होती, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, और इन्वॉल्व्स इन वॉलेंट्री वॉलेंट्री बिहेवियरल आउटकम्स। ये देखिए क्लासिकल में इनवॉलेंट्री होती है, गैर रजामंदी होती है, रजामंदी नहीं होती, और रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है, ये इसमें वॉलेंट्री होती है, रजामंदी होती है, और बिहेवियरल आउटकम्स होते हैं।
फिर है स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर इन रिलेशन टू वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली। इसमें जो किसी बंदे के बिहेवियर के साथ ना वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली हो सकता है। और ओपन कंडीशन में क्या होता है, स्टडीज बिहेवियल पैटर्न दैट टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू न्यूमरस रिवर्ड्स और आउटकम। देखिए इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स का मेन रोल होता है इसमें ओपन कंडीशनिंग में। Pavlov's वर्ड फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट हेल्प टू एस्टेब्लिश द थ्योरी। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग रिलेटेड टू पेवलोव और उसमें डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। बीएफ स्किनर्स ने रैट बॉक्स एक्सपेरिमेंट हेल्प टू प्रूव दिस थ्योरी। और बीएफ स्किनर ने इस थ्योरी को साबित करने के लिए ओपन कंडीशनिंग को रैट पे जो है ना मतलब क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। मजीद देख लें क्या चीज़ है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग में फ़र्क थोड़ा सा और देख लें। एक और चार्ट मैंने साथ अटैच किया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इट हेल्प्स द लर्निंग ऑफ इलिसाइटेड रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेड बिहेवियर होता है इसमें। और इट हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ इमिटेड रिस्पॉन्स ऑपरेंट बिहेवियर। अब देखिए ऑपरेंट कंडीशन में ऑपरेंट बिहेवियर होता है और क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पोंडेड बिहेवियर होता है। और एस टाइप कंडीशनिंग एम्फेसिस गिवन टू स्टिमुलस। ये जो एस टाइप कंडीशनिंग जो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये स्टिमुलस पे फोकस करता है। और आर टाइप कंडीशनिंग जो है ना वो जोर देता है रिस्पॉन्स पे। कंडीशन रिस्पॉन्स एंड द अनकंडीशन रिस्पॉन्स आर सेम। इसमें कंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन रिस्पॉन्स सेम होते हैं। और जबकि ओपन कंडीशन में कंडीशन रिस्पॉन्स एंड द अनकंडीशन रिस्पॉन्स आर डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होते हैं दोनों। डेफिनेट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के दरमियान एक खास किस्म का कनेक्शन होता है। कैन नॉट बी कनेक्टेड विद एनी नॉन स्टिमुलस। इसमें किसी के साथ मतलब किसी जो मतलब मारूफ जो है ना जानता हो स्टिमुलस, उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता। रिस्पॉन्स कहीं से भी हो सकता है। अच्छा एक बात और याद रखें, क्लासिकल कंडीशनिंग में और ओपन कंडीशनिंग में ये बात याद रखें कि आफ्टर द स्टिमुलस जो है ना क्लासिकल कंडीशनिंग होती है और ओपन कंडीशनिंग जो है ना बिफोर द स्टिमुलस होती है। एक और बात यह है कि इसमें जो लर्नर है उसका रोल क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में पैसिव रोल होता है और ओपन कंडीशनिंग में एक्टिव रोल होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग में डॉग और रैट वाली बात बता देता हूँ। डॉग जो है ना, पेवलोव ने क्या किया कि पेवलोव ने एक डॉग रखा और उस डॉग के लिए ना उसको फूड देने से पहले वो बेल बजाता था। तो बेल जो है ना जब बजती थी तो डॉग को ये रिस्पॉन्स देता था डॉग कि अब खाने का वक्त हो जाता है, और उसके जो मुंह से है माउथ से वो सालिवेशन या वाटरिंग शुरू हो जाती थी। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी कि पहले स्टिमुलस पे फोकस किया जाता है और फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये था कि इसने रैट पे बीएफ स्किनर ने क्या किया था, तजर्बा किया था। उसमें ये था कि उसमें जो रैट है, चूहा है, उसको बेल बजानी पड़ती थी या वो जो लीवर था उसको दबाना पड़ता था, वो दबाता था और क्या होता, खुराक आ जाती थी। मतलब ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पे फोकस किया जाता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स पे फोकस किया जाता है कि जब रैट को भूख लगेगी वो खुद प्रेस करके वो लीवर के जरिए क्या करेगा, लीवर को प्रेस करेगा और खुराक आ जाएगी। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में ये है कि डॉग को इंतजार करना पड़ेगा बेल का, स्टिमुलस का, तब उसको खुराक मिलेगी। अब यहाँ पर सवालात देख लेते हैं। अब मैंने स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में डिटेल से आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस रिलेटेड है किससे, क्लासिकल कंडीशनिंग से। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 36 से ओपन कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय बीएफ स्किनर और पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनर और जे बी वाटसन ने पेश की थी बिहेवियरिज्म की थ्योरी और थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी पेश की थी। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के जरिए जो तब्दीली आती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जरिए आ जाती है। विच वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये पनिशमेंट है। अब दो किस्म की रीइंफोर्समेंट होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये पनिशमेंट जो है ना
ये पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और पॉजिटिव में कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, कोई मतलब एप्रिसिएशन दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई पनिशमेंट दी जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो ये चीजें इसमें शामिल हैं। उसके बाद 39, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। अब देखिए मीनिंगफुल परसेप्शन, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, परसेप्शन के जरिए मीनिंगफुल लर्निंग जो है ना, उसका तस्वर डेविड असोबल ने पेश किया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी, कि स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी के जरिए मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट जो है ना जे.एस. ब्रूनर ने। अब देखिए दो किस्म के ये कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, परसेप्शन के जरिए, इदराक के जरिए सीखना, तो वो क्या होता है, वो डेविड ऑसोबेल ने पेश की थी। और जो है ना स्ट्रक्चर का ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी के जरिए मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट जो है ना वो जे.एस. ब्रूनर ने दिया था। 41 है द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मास्लो। मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स ही पेश की थी। तो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या थी, मैंने मतलब लास्ट वीडियो में बताई थी, मजीद इसको दोबारा फिर मैं क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मास्लो ने जो पेश की थी हायरार्की ऑफ नीड्स, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैंने साथ में चार्ट अटैच किया है, इसमें देख लेना। ये 2, 4 और 5 जो है ना इसके स्टेप हैं। तो ये 5 स्टेप जो है ना आपने अच्छे तरीके से याद कर लें। ये मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है जो फ्रॉम लोअर टू अपर स्टेज पे जाती है। और इसमें देखें बाकी जो है ना ये मास्लो ने ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पेश की थी, जे.एस. ब्रूनर ने जो पेश की थी वो है कि कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर पड़ा हुआ है, इसमें देख लें, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी। और डेविड असोबल ने यही जो है ना लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू, इसके जरिए परसेप्शन के जरिए। और स्किनर ने, बी.एफ. स्किनर ने क्या पेश की थी, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, नेचर ऑफ मैन इज, इंसान की नेचर कैसी होनी चाहिए, गुड, क्रिएटिव, कैपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त है। 43 है द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज, कैरल रॉजर ने इसको पेश किया था, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अभी क्लाइंट सेंटर थेरेपी होती क्या है ये देख लें। क्लाइंट सेंटर जो मतलब थेरेपी है, ये एक पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है। इसको क्या कहते हैं, इसको ज्यादातर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और रोजेरियन थेरेपी, ये सारे इसके नाम हैं। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट था कैरल रॉजर, उसने अपने कोलीज के जरिए मिलके क्या किया है, 1940 से 1980 के दरमियान ये मतलब क्लाइंट सेंटर थ्योरी पेश की है। एक थेरेपी है जिसमें काउंसलिंग होती है जो पेशेंट होता है उसके साथ, और पेशेंट के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको निखारा जाता है। उसमें ये होता है कि जो उसे प्रॉब्लम पेश आ रहा होता है, तो उस प्रॉब्लम को खुद किसने ही खत्म करना है, उस क्लाइंट ने खुद खत्म करना है। उसमें उसका एक्टिव रोल होता है। और जो ये थेरापिस्ट होता है वो पैसिव रोल में होता है, और वो नॉन डायरेक्टिव होता है और सिर्फ सपोर्टिव होता है। मतलब सपोर्ट करता है, लेकिन करना क्या है, सब कुछ करना क्लाइंट ने खुद होता है। वो तमाम डिफिकल्टीज, वो तमाम जो वरीज होती हैं उसको खत्म करने के लिए खुद जो है ना क्लाइंट ने क्या करना होता है, खुद थेरापी करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अच्छा इसमें ये बाकी देख रहे हैं, डेविड ऑसिबल ने क्या किया था कि कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन। जेस ब्रूनर ने कहा था कंसेप्ट ऑफ मीनिंग, लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड डिस्कवरी। और गॉर्डन एल्पोर्ट ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी। ये सारे मैंने आपको बता दिए। 44 है अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइंट। देखो प्रॉब्लम को क्लाइंट ने खुद सॉल्व करना है, और इसमें एक्टिव रोल क्लाइंट का होगा। जो थेरापिस्ट है वो सिर्फ सपोर्टिव होगा, और वो इनडायरेक्टली तौर पे जो है ना क्लाइंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा।
45 क्वेश्चन है, हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। ये गॉर्डन एल्पोर्ट ने इसको बताया था, पर्सनैलिटी की थ्योरी पेश की थी, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट में बताई थी। मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड पेश की थी। रॉजर ने जो आपने पढ़ा है, कल रॉजर ने क्या किया था, क्लाइंट सेंटर थेरेपी पेश की थी। और स्किनर जो है वो ओपरेंट कंडीशनिंग पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, द आईक्यू ऑफ एवरेज चाइल्ड इज 90 टू 110। 90 टू 110 जो है ना, ये क्या होती है, ये एवरेज चाइल्ड होती है। 47 है, द आईक्यू ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज बिलो 90। विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो कौन सी ग्रोथ ज्यादा अहम है, वो इसमें सबसे ज्यादा फिजिकल, मेंटल, मॉरल तीन लिखी हुई है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। 49 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज। अब यहाँ पर वर्ड साइकोलॉजी का मीनिंग पूछा गया है, वो स्टडी ऑफ सोल होता है। इस क्वेश्चन में द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है ना, जो साइकोलॉजी का मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, तब्दीली के साथ हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो असल मीनिंग है ना, वो स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर, ये दोनों ही आते हैं। क्योंकि स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ बिहेवियर अब जो है, इसको हम प्रॉपर कह सकते हैं कि जो आपके माइंड में चल रहा है वही आपके बिहेवियर से क्या होता है, शो होता है। तो इसमें ज्यादातर फोकस जो है ना, माइंड पे और बिहेवियर पे किया जाता है। तो ये स्टडी ऑफ सोल जो है ना, ये मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ये अपने बात याद रख लिए। 50 क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। 51 है, हु सेज मैन इज अ कॉन्शियस एनिमल। विलियम वुडेंट एंड विलियम जेम्स, ये इन्होंने कहा है, जबकि मैन इज अ सोशल एनिमल ये कहा है एरिस्टोटल ने। ये दो मतलब टर्म्स हैं, देख लेना। मैन इज अ कॉन्शियस एनिमल, विलियम वुडेंट एंड विलियम जेम्स ने। और जबकि मैन इज अ सोशल एनिमल ये अरिस्टोटल ने कहा था, इंसान मुआशरती हैवान है। और सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी पेश की थी, और जेबी वाटसन ने बिहेवियरिज्म का फाउंडर था। तो और फ्राइड, ये सिगमंड फ्राइड ये एक ही है, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी पेश की थी, साइको एनालिसिस। 52 है, ग्रोथ मींस इंक्रीज एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ऑल ऑफ द अबव, दुरुस्त है। 53 है, डेवलपमेंट मीन, डेवलपमेंट का मतलब है चेंज इन, डेवलपमेंट मींस चेंज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ द अबव। याद रखें, ग्रोथ जो है ना एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात करता है, जबकि डेवलपमेंट ओवरऑल जो है ना बॉडी में जो इंप्रूवमेंट होती है उसके बारे में बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। 54 है, कोग्निटिव डेवलपमेंट मींस मेंटल डेवलपमेंट। अब कोग्निटिव के बारे में मैंने पहले बताया था आपको कि कोग्निटिव का जब भी लफ्ज आ जाए, आपने मेंटल के साथ, माइंड के साथ और ब्रेन के साथ इससे रिलेटेड तमाम चीजें होती हैं, तो आपने याद रखनी है। तो इसके लिए मैंने कुछ लफ्ज ही बताए थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे परसेप्शन, डिसर्नमेंट, समझदारी, अवेयरनेस, अप्रीहेंशन, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, एनलाइटमेंट, इंसाइट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, थिंकिंग, कॉन्शियस थॉट। अब देखिए, ये तमाम लफ्ज जो है ना, जब भी आएंगे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, मेंटल डेवलपमेंट। 55 है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये जीन पियाजी की थ्योरी का पहली स्टेज है, उसमें सेंसिटिव मोटर स्टेज, ये चारों स्टेज है, ये 0 से 2 इयर्स तक होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के सामने जो चीज है तो वो मौजूद है, जो चीज उसके बच्चे के सामने नहीं है तो वो उसके माइंड में भी नहीं होगी। यानी कि जैसे कि बच्चे के सामने कोई डॉल पड़ी है, तो बच्चे को जब उससे डॉल को लेके जाएंगे आप तो रोएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसको किसी और चीज में मगन हो जाएगा, वो समझेगा कोई डॉल थी ही नहीं। तो ये आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड सेंसिटिव मोटर स्टेज 0 to 2 इयर्स में होती है, और प्री ऑपरेशन स्टेज ये होती है 2 to 7 इयर्स में, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 to 12 इयर्स, और 12 से जो अपवर्ड होती है वो फॉर्मल स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 56 है, इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी इज द स्टेज ऑफ। अब देखिए, ये जो चार हैं, सेंसिटिव मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये है जीन पियाजे की। अब लेकिन बेसिकली वैसे जो है ना, जो चाइल्ड टू डेथ जो स्टेजेस हैं वो 8 होती हैं। वो कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेज है लाइफ स्पैन, मतलब लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टेज और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज, ये दोनों इसको कहा जाता है। सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, यानी कि बच्चे की पैदाइश का से पहले का जो वक्त है ना माँ के रहम में, तो वो मतलब एक पीरियड होता है 9 मंथ का, या 250 से 300 डेज होते हैं। सेकंड है स्टेज इन्फेंसी स्टेज है, बर्थ से 2 इयर्स तक होता है। तीसरी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, 3 to 5 years। फोर्थ है मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, 6 to 12 years। और 5 है एडोलसेंस, 13 to 18 years। 6 है अर्ली चाइल्ड अडल्टहुड, 19 से 20 years। और 7 है मिडिल अडल्टहुड, 30 to 60 years। और 8 है लेट अडल्टहुड, 61 से अबव। फाइनली टू डेथ, ये डेथ तक चली जाती है। अब यहाँ पर देखें ना, इसने क्वेश्चन में पूछा इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी इज द स्टेज ऑफ। कॉग्निटिव डोमेन में जो इन्फेंसी है वो इनमें से 4 में से किस स्टेज के साथ मिलती है। इन्फेंसी है बर्थ से 2 इयर्स, तो 0 to 2 years जो है ना सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे की थ्योरी के अंदर है। नेक्स्ट है 52 इन द कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड जो है ना वो 3 to 5 year स्टेज है, जबकि 2 से 7 years इसमें आएगा प्री ऑपरेशन स्टेज है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड प्री ऑपरेशन में आएगा। 58 है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड। अब लेट चाइल्डहुड जो है ना वो 6 से 12 years है, और 6 से 12 years जो है ना वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अडोलसेंस इज बिगिनिंग ऑफ। अब अडोलसन जो है ना वो अडोलसन जो 13 से 18 ईयर है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है। अब इस तरह 4 स्टेजेस हो गई, और 4 ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं जीन पियाजे की थ्योरी के साथ अटैच कर दी गई है। तो ये आपने देख लेना, मैंने साथ में चार्ट भी अटैच किया है ताकि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ये आपको समझ आ जाए। ये इनके साथ आप मैच करेंगे ना ईयर्स के साथ, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 60 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज। सेंसरी मोटर स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, लेकिन पढ़ लेते हैं। एविडेंस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, क्यूरियोसिटी टू नो एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में जानना और सोचने की काबिलियत का पैदा होना, और एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट चीजों को क्या करना, डिफरेंशिएट करना, ये सेंसरी मोटर स्टेज में शामिल है। 61 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज में 2 बातें होती हैं, वैसे तो इसके में 3 से 4 बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ईगोसेंट्रिसिज्म क्वेश्चन में पूछा गया, और एनिमिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईगोसेंट्रिसिज्म जो है ना इसका मतलब है टू परसीव एंड डिफाइन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वन सेल्फ, यानी कि बच्चा ये सोचता है कि जो चीज मैं देखता हूँ वही दुनिया देखती है। तो इसमें लिमिटेड माइंड सेट होता है। कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन योर शूज। पियाजे वर्सेस एल्किंड की ये थ्योरी है, 3 माउंटेन प्रॉब्लम इन हेल्डर एंड पियाजे। ये मतलब है एक थ्योरी पेश की थी कि डॉल और बच्चे को बिठाया गया था और बीच में 3 पहाड़ के टुकड़े रखे गए थे। तो फिर इसमें यह है कि जैसा बच्चा कहता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही वो क्या डॉल सोच रही होगी, या सामने जो सामने वाला है वो सोच रहा होगा। तो इसमें ये मैंने पिक्चर अटैच की है, वो देख लें। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज एज है 2 से 7 ईयर्स में, ईगोसेंट्रिसिज्म इसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे children at this stage are also limited in their ability to take someone else's perspective. They only see it from their own point of view. वो ये इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें बच्चा ये होता है कि बच्चा 2 बच्चे आपस में अगर बातें भी कर रहे हो तो हर बच्चा अपनी बात करेगा, कि जैसे कि यहाँ पे पिक में देखे माय डैड इज अ पुलिसमैन। दूसरा बच्चा कह रहा है आई हैव अ रियल बिग डॉग। फिर वो कहता है आपने पापा के बारे में बताता है कि ही कॉट अ रॉबर वंस। ही तो फिर क्या वो बताता है दूसरा बच्चा कि ही लीक्स माय फेस ऑल द टाइम, डॉग के बारे में। इस तरह ईगोसेंट्रिसिज्म यानी कि नापरस्ती जो है ना बच्चे के अंदर ज्यादा होती है। फिर है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म ये होता है कि बच्चा ये समझता है
कि जैसे कि मैं सांस लेता हूँ, मैं खेलता हूँ, इस तरह जो सामने वाली जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि डॉल हो गई, डॉग हो गया, भालू हो गया, तो ये चीजें जो है ना बच्चे वो कहता है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ ये भी खाएगा। इस तरह बच्चा अपने लिए भी चाय डाल देता है और बच्चा उसके जो सामने जो उसके लिए खिलौना रखा हुआ है उसके लिए भी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग ट्रेट से देना एनिमिज्म कहलाता है। अच्छा, ये देखिए एनिमिस्टिक थिंकिंग है, गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हिटिंग हेड ऑन टेबल एंड ब्लेमिंग द टेबल, बैड टेबल। अब देखिए बच्चे को कुछ चोट वगैरह लग जाए तो वो उस चीज को हिट करता है और कहता है कि बैड टेबल, मतलब उसको क्या कह देता है, ये एक अच्छी टेबल नहीं है। तो मतलब ये है कि ये नॉन लिविंग चीज को लिविंग की क्वालिटीज देने की इसमें मतलब बच्चे में आदत डेवलप हो जाती है 2 to 7 years प्री ऑपरेशन स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 62 है, IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्टर्न फार्मूला टू डिटरमिन IQ इज MA ओवर CA मल्टीप्लाई 100। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है, ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। 64, द फार्मूला टू डिटरमिन IQ इज गिवन बाय स्टर्न। स्टर्न ने इसको दिया था। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, जेबी वाटसन ने फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिटिकल थ्योरी है, साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था। 65 है, गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1905। 1905। अच्छा, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का फादर कौन है? फ्रैंक पार्सन। अब हम ना गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इन दोनों में फर्क क्या होता है। गाइडेंस, गाइडेंस क्या होता है? देखिए मैंने एक चार्ट अटैच किया है, उसको देख ले। ये गाइडेंस होती है एन एडवाइस और इंस्ट्रक्शन ऑन जनरल प्रॉब्लम्स गिवन बाय समवन मोर एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड। यानी कि गाइडेंस होता है किसी भी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड पर्सन से कोई नसीहत लेना, कोई मतलब उसके मसाइल का हल तलाश करना। काउंसलिंग क्या होता है? प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय काउंसलर बेस्ड ऑन पर्सनल और साइकोलॉजी रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल। काउंसलिंग में याद रखें ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है किसी प्रोफेशनल इंसान से। अच्छा, हैज अ ब्रॉडर स्कोप सच एज एजुकेशनल गाइडेंस, करियर गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस। गाइडेंस एक ब्रॉड स्कोप है, ये एक मतलब वास्ट स्कोप है, वास्ट मटेरियल इसमें शामिल है। तो उसके बाद है काउंसलिंग जो है ना एसेंशियली कवर्स पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। ये जो काउंसलिंग होती है वो इंडिविजुअली बेस पे होती है और ये लिमिटेड होती है। ये एक पर्सनल जो होती है ना, जनरल में नहीं आती है, पर्सनल आती है। एक खास किस्म का पेशेंट आता है उसकी मतलब थेरेपी की जाती है। एनीवन हु हैज गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू अदर। कोई बंदा भी इसमें शामिल हो सकता है जो एक अच्छा तजर्बेकार और नॉलेज वाला हो, वो क्या कर सकता है, वो एक मौसिर जो है ना दूसरों की क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है उनको। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, नीड्स टू बी डन विद द प्रोफेशनल काउंसलर। इसमें किसी प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत होती है विद ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलर। क्या होता है इसमें, वाकई कोई बंदा जो है ना क्या करता है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट होता है, उससे एक बंदा जाता है अपने मसाइल डिस्कस करता है, तो फिर वो क्या क्या कर सकता है, वो आपको काउंसलिंग कर सकता है कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है। तो लेकिन गाइडेंस में ये है कि ये ओवरऑल कोई भी आपको मतलब गाइड कर सकता है। काउंसलिंग स्पेशली जो है ना रिकग्नाइज्ड लाइसेंस होना चाहिए, जो बंदा आपको मतलब काउंसिल करे, उसको बताए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो यानी कि आपने इसमें याद रखना है कि गाइडेंस जो है ना वो ब्रॉड सेंस है, और काउंसलिंग जो है ना ये पर्सनल टर्म है और ये इंडिविजुअल के लिए होती है। ये साइकेट्रिस्ट जो है ना इसको मतलब कर सकते हैं गाइड। एक और चार्ट देख लें, कंपैरिजन बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस इज ब्रॉडर एंड कम्प्रिहेंसिव। काउंसलिंग इज इन डेप्थ एंड नैरो। यानी कि डेप्थ तो गहरी होती है लेकिन तंग होती है, थोड़ी सी ना लिमिटेड होती है। गाइडेंस क्या होती है? इट्स मोर एक्सटर्नल, हेल्प्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल टू हिम।
अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी एंड चूज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि ये एक एक्सटर्नल हेल्प होती है किसी भी शख्स की, जो आपको मतलब क्या कर सकता है, चूज करने में, राइट ऑप्शन में, या पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ भी आपको गाइड कर सकता है। जबकि इसमें काउंसलिंग में क्या होता है, इट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड द देमसेल्व्स। इसमें यह होता है कि लोगों को खुद समझने की सलाहियत पैदा की जाती है। एंड इज एन इनवर्ड एनालिसिस, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर प्रपोज टू हेल्प अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट हैंड। यानी कि खुद इसमें काउंसलर जो होता है, वो जो पेशेंट होता है उसको क्या करता है, वो सोचता है, वो उसको उसके अंदर फोकस करता है कि वो खुद अपने मसाइल को हल करे इंडिविजुअली तौर पे। अच्छा, गाइडेंस में ये है कि इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ गाइडेंस। इसमें इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड जो रॉ मटेरियल होता है, और इमोशनल रादर देन इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग में इमोशनल होते हैं, इमोशनल मटेरियल होता है, और गाइडेंस में इंटेलेक्चुअल मटेरियल होता है। नेक्स्ट है, डिसीजन मेकिंग इज प्रैक्टिसेबल एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल इन गाइडेंस। डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो प्रैक्टिकली इसमें हल किया जाता है गाइडेंस के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल पे। और काउंसलिंग में ऑपरेट्स एट एन इमोशनल लेवल, उसमें जो काम किया जाता है वो इमोशनल लेवल का जो काम होता है उसको ऑपरेट किया जाता है काउंसलिंग में। गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड एंड मे आल्सो बी फॉर्म फ्रॉम पर्सनल प्रॉब्लम। और ये जो है ना, कैरियर के बारे में, जैसे कि हम कहते हैं फलान ने हमें गाइडलाइन दी, ये गाइडेंस जो है ना, वो आपके एजुकेशन कैरियर के एजुकेशन के बारे में भी हो सकती है, या आपके जॉब अपॉर्चुनिटी सर्विसेज के लिए भी हो सकती है। काउंसलिंग इज मोस्टली ऑफर टू पर्सनल एंड सोशल इशू। इसमें खास तौर पे एक इंसान के अपने जाती और समाजी मसाइल को डिस्कस किया जाता है। अब क्वेश्चन देखें कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस। फ्रैंक पार्सन इसका जो फाउंडर था। 67 फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1905। 68 है हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने इसको क्या मरतबा, पहली मरतबा इसको क्या किया था, मकसद है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था। 69 है गाइडेंस इज हेल्पफुल इन मेकिंग चॉइस, मेकिंग जजमेंट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको पहले तफसील से इसको बता दिया। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर। देखिए, ये इंडिविजुअली होता है कि फेस टू फेस बैठ के एक साइकेट्रिस्ट होता है, एक काउंसलर होता है, वो फेस टू फेस बैठ के जो मतलूबा इंसान होता है उसके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है, उसे काउंसलिंग कहते हैं। 71 है साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब साइकोलॉजी की जो मतलब ये डेफिनेशन है कि ये मुताला किस चीज का है, स्टडी किस चीज का है, ये ह्यूमन बिहेवियर की है। और जो उसमें था ना, जो नेक्स्ट पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, वो मीनिंग पूछा गया था। तो शुरू शुरू में साइकोलॉजी की मीनिंग जो थी ना, स्टडी ऑफ सोल थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम तो है ना, ये इसकी डेफिनेशन तब्दील होती चली गई। देखिए, मैंने साइकोलॉजी के बारे में ये चार्ट अटैच किया, वो देख लें। A combination of two Greek word, psyche means soul and logos means study। कि psyche का मतलब soul और logos मतलब होता है study। So simple definition of psychology is science or study of soul। ये पहली पहली इसकी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद जो है ना, वक्त के साथ तब्दीली आती गई। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको कहा है साइंस ऑफ माइंड है साइकोलॉजी। और फिर उसके बाद बाई वुडन ने इसको कहा है कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर मॉडर्न डेफिनेशन है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो फाइनल डेफिनेशन बनेगी इट इज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यानी कि माइंड और बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है 72 एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजेजियन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ना, वो 2 to 7 ईयर्स होती है। और क्योंकि दूसरी स्टेज है 2 to 7 ईयर्स, और तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स। और फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स ये होती है सेंसिटिव मोटर स्टेज। और फ्रॉम 11 ईयर्स टू एडोलसेंस ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर है 73 साइको एनालिसिस स्कूल थॉट इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्राइड। ये फ्राइड ने दी थी। ये बात याद रखें, सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी पेश की थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होती है। अच्छा, ये जो सिगमंड फ्राइड ना, इसने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ माइंड, साइको एनालिसिस। इसमें जो है ना, इसने इंसानी जहन को ना 3 हिस्सों में तकसीम किया था।
होता है एक कॉन्शियस माइंड शऊर, और एक सबकॉन्शियस माइंड धातु शूर, और एक अनकॉन्शियस माइंड लाशऊर। और इंसानी शख्सियत को भी इसने फिर तीन हिस्सों में तकसीम किया था, पर्सनैलिटी को, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ, इसको मजीद तफसील से बताने के लिए वक्त चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बताऊंगा। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है शऊर, कि जो आपके मतलब लोकेशन, या मतलब आपका जो है ना टेंसेस वगैरह, मतलब जमाना बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक बंदा जो है ना क्रिकेट खेल रहा है, उससे पूछा जाता है आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि उसके फौरन उसके जहन में होता है और उसे पता होता है। इस तरह एक बंदा खाना खा रहा है, एक बंदा पानी पी रहा है, उससे आप जब भी पूछेंगे तो फौरन बता देगा मैं पानी पी रहा हूँ। तो ये शऊर होता है, यानी कि शऊर में ये होता है कि आप उस वक्त उस चीज को फौरन बता सकते हैं, उस शऊर कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस ताहतु शऊर क्या होता है? देखिए, अब हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि फर्ज करो कि कल परसों उससे बैक डेज जो होते हैं, करीब तरीन आपके वो दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आपके माइंड में वो चीजें सेट होती हैं और वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ये माइंड जो है ना, ये एक बॉक्सेस की शक्ल में होता है, तो फिर ये उसमें सेव हो जाती हैं। फिर आपको वक्त गुजरता चला जाता है, फिर वो चीजें आपको थोड़ा सा वक्त लगती है पूछने में। अब कोई आपसे पूछता है कि आपने परसों कौन से कपड़े पहने थे, परसों आपने क्या खाया था, परसों सुबह क्या नाश्ता किया था, तो ये बताने के लिए उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि वो चीजें तहत शोर में पड़ी होती हैं। ये नहीं है कि वो निकल जाती हैं, वो पड़ी होती हैं। वो थोड़ा सा सोचेगा कि परसों मैंने क्या खाया था, क्या पहना था, कहाँ गया था, तो फिर वो आपको थोड़ा सा सोच के बता सकता है कि मैं क्या कर रहा था, क्या खाया था, मैंने क्या पहना था। तो इस तरह थोड़ा सा ताहत शोर में क्या होता है, थोड़ा सा सोच के वक्त लगता है और आपको बता दिया जाता है। ये इंसानी जहन पर के अंदर होती हैं बातें, शोर में फौरन उसका जवाब दिया जाता है, और ताहतु शोर में थोड़ा सा वक्त लेके उसको प्रोसेस करना पड़ता है माइंड के, मतलब उस सबकॉन्शियस खानों में जाना पड़ता है, और फिर वो वहां से वो मालूमात तलाश करके आपको बताई जाती है, जो आपका सवाल होता है। तो इसमें एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो धातु शोर, तो इसमें जो चीजें है ना वो सेव होती रहती हैं। तो ये वक्ती तौर पे तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग कर आप कहते हैं बताता हूँ मैं। जैसे कि मैंने पूछा कि आपने परसों सुबह क्या खाया था, तो वो कहता है अच्छा परसों सुबह मैंने, तो फिर इस तरह इंसान सोचता है कि क्या चीज बन के आई थी, क्या चीज मैंने खाया था, तो फिर थोड़ा सा वक्त लेकर वो बता देता है, क्योंकि वो चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में तहत शोर में पड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह ये सामने आ जाए। फिर उसके बाद है अनकॉन्शियस, लाशोर। और ये लाशोर इंसानी जहन की एक ऐसी कंडीशन है कि जो चीजें बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक ये आपके जहन में मौजूद होती हैं, और इसमें ये होता है कि कुछ चीजें इंसान भूल चुका होता है। कि फर्ज करो कि बचपन में कोई वाक्य हुए हैं, आपको बचपन से कोई बातें पूछी जाए तो आप बताएंगे कि हाँ कुछ चीज मुझे याद है, कुछ चीज नहीं याद, थोड़ी थोड़ी याद है। तो ऐसे बंदा कहता है, तो फिर ये क्या होती है, ये लाशूर में पड़ी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि फर्ज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 5 साल पहले आप एक क्लास में थे, तो उस क्लास में जो है ना आप फलां दिन कौन से पीरियड में आप कौन सा क्लास टीचर पढ़ाता था आपको, तो इस तरह आप थोड़ा सा ना उस पे जहन पे जोर देंगे, और उसमें कुछ बातें याद आ जाएंगी आपको, उस क्लास की कुछ बातें याद नहीं आएंगी। तो ये होता है लाशोर, ये आपके माइंड में होता है, लेकिन वो गैर जरूरी जो बातें होती है, गैर जरूरी यादें होती हैं, वो लाशोर में चली जाती हैं। और फिर कभी कोई वाक्य इंसिडेंट होता है, तो वो फिर वो दोबारा रिवाइव हो सकती हैं। ये बात नहीं है वो चली जाती हैं, वो रिवाइव हो सकती हैं, लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए वक्त लगता है। और इस तरह ये इंसान का ना जो लाशऊरी अमल है, ये ख्वाबों की दुनिया भी हो सकती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ख्वाब है, आप कहते हैं कि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, या मतलब जैसे कि आपके ख्वाब में कोई बात आती है। इस तरह लाशऊर जो है ना आपकी जिंदगी में परेशानियां, एहसासात, ख्वाहिशात, या कोई भी जो चीज होती है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा आप पर गुजरी है, वो आपके लाशूर में होती हैं, और जिसे आप भूल चुके होते हैं। कोई वाकया जैसे जिंदगी में होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कोई फीलिंग्स होती हैं, कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, वो फिर क्या होता है इंसान भूल जाता है और अपनी मौजूदा कंडीशन में क्या होता है लग जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें वो
लव शोरूम में चली जाती हैं, लेकिन कभी वो ख्वाब के थ्रू या वैसे कोई दोबारा ऐसा वाक़या रिपीट हो तो वो क्या होता है, आपको दोबारा फिर उसमें याद आ जाती है। और इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होती है, ये फ्रायड ने जो है ना इंसानी शख्सियत को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। शख्सियत को, वो माइंड के 3 हिस्से, अब ये इसके इड, ईगो और सुपर ईगो। अब क्या कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं?